नमस्कार, आदाब, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश के तट से आज टकराएगा चक्रवाती तूफान मोंथा। 3 राज्यों में रेड अलर्ट जारी, स्कूल बंद। बिहार में विवाद के बाद चुनाव आयोग ने बदले कई नियम। वोटर लिस्ट रिवीजन में जनता को होगी आसानी। दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल, दिवाली के बाद भी नहीं सुधरी हवा। छठ पूजा पर सियासी जंग तेज, सौरभ भारद्वाज का पीएम मोदी पर तंज, कहा नकली यमुना में पूजा रद्द करनी पड़ी। भाजपा नेता के मुस्लिम लड़कियों वाले बयान पर भड़की मायावती, बीएसपी सुप्रीमो ने सुनाई खरी खोटी। जयपुर में मजदूरों से भरी बस में भीषण आग, 12 लोग झुलसे, 2 की मौत, अंदर रखे सिलेंडर में भी ब्लास्ट। ट्रंप पुतिन के झगड़े का रूस की कंपनी को बड़ा घाटा, कुआं और रिफाइनरी बेचने की आई नौबत। अब समाचार विस्तार से। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में चक्रवाती तूफान की आहट के प्रभाव से भारी बारिश और तूफान की हालत है। एनडीआरएफ टीम प्रभावित इलाकों का दौरा करे और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लेकर जाया जा रहा है। टीम 24 आवर्स के लिए तैनात है और हम इससे पहले 2 दिन पहले हम यहाँ आ चुका हूँ और कल भी हम इस एरिया को विजिट किया हूँ और आज भी इस एरिया को विजिट कर रहा हूँ, जहाँ मुझे लग रहा है कि इस एरिया से इवैक्यूएशन का जरूरत है, लोगों को शेल्टर में ले जाने का जरूरत है। हम यहाँ पे कैंपेन कर रहा हूँ। तो आज शाम को इस साइक्लोन हिट हो रहा है, पैनिक होने का जरूरत नहीं है। हम सर्वदा लोकल प्रशासन के साथ टाई अप में है। इस एरिया का सभी लोगों को मैं यही अपील करूंगा कि अपना सुरक्षित स्थान जो शेल्टर बनाया गया है उस जगह पे पहुंच जाए और लोकल प्रशासन और हमसे कोऑपरेट करे। और साथ साथ मैं ये भी बोलूंगा कि नॉट ओनली यहाँ पे एनडीआरएफ टीम तैनात है, काकीनाडा में है, मछलीपट्टनम है, नेल्लूर में है, बहुत सारे जगह पे एनडीआरएफ टीम तैनात है। फायर का टीम यहाँ पे काम करेगा, एसडीआरएफ भी तैनात हो चुका है, तो पैनिक होने का कोई जरूरत नहीं है। सर, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी एनडीआरएफ टीम्स डिप्लॉयड इन दिस रीजन? इस एरिया में तो 2 टीम डिप्लॉयड है, जिसमें 35 मेंबर्स है और काकीनाडा में भी हमारा टीम उपस्थित है। हाउ मेनी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स? यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 26 रिहेबिलिटेशन सेंटर है। निर्वाचन आयोग की ओर से एसआईआर की दूसरे फेज के ऐलान पर टीएमसी कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है कि अगर किसी भी योग्य मतदाता का नाम सूची से हटाया गया तो टीएमसी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि हम एक पारदर्शी वोटर लिस्ट के पक्ष में है, लेकिन अगर किसी वैध मतदाता या नागरिक का नाम काटने की कोशिश की गई तो हम लोग उनके साथ हैं। इलेक्शन कमिश्नर उसका जो अनाउंसमेंट है उसके ऊपर नंबर 1 हमारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का टॉप लीडरशिप उसको एनालाइज कर रहे हैं। प्रॉपर टाइम में पूरा रिएक्शन पार्टी की तरफ से आप लोगों का सामने आएगा। नंबर 2, हम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वी आर इन फेवर ऑफ ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट। जब महाराष्ट्र, दिल्ली में वो कॉपी पेस्ट चल रहे थे, बंगाल में कोशिश हुआ तो ममता बनर्जी खुद प्रोटेस्ट किया था। हम लोग तो चाहते हैं, लेकिन नंबर 3, अगर कोई जेन्युइन वोटर, जेन्युइन सिटीजन को एलिमिनेट करने का कोशिश हुआ तो प्रोटेस्ट होगा। यहां पे हमारा एक अपील है सबसे, आप पूरा विश्वास रखिए हमारा लीडर ममता दीदी का ऊपर, चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल हमारा लीडर अभिषेक बैनर्जी, हमारा दल आपका साथ है। डेमोक्रेटिक तरीके से पूरा मूवमेंट होगा। अगर कोई जेन्युइन वोटर को बात देने का या हैरेस करने का कोशिश हुआ तो पूरा डेमोक्रेटिक वे से मूवमेंट होगा, दिल्ली में घेराव होगा, लीगल बैटल होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल होगा। लेकिन आप लोग भाजपा को प्रोवोकेशन में आके किसी भी हिंसा या मच मोर एग्रेसिव किसी प्रोटेस्ट में अब मत जाइए। इसमें उसका जो पॉलिटिकल पर्पस है वो सर्व हो जाएगा। बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों में वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम शुरू हो गया है। सोमवार को चुनाव आयोग ने यूपी और पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान किया था। ये पूरी प्रक्रिया सोमवार आधी रात वोटर लिस्ट फ्रीज होने से लेकर 7 फरवरी तक चलने वाली है।
बिहार में कराए गए एसआईआर प्रक्रिया के बाद चुनाव आयोग की तरफ से कई बदलाव किए गए हैं। बिहार में एसआईआर के दौरान विपक्ष की तरफ से जमकर हंगामा किया गया। अंबेडकर जी के संविधान को बदलकर कमजोर तबके, अनुसूचित जात, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के वोट छीनने की जो कोशिश थी, जो दिया था अंबेडकर जी ने हर नागरिक को एक वोट का अधिकार, जब जनता ने ठुकरा दिया तो अब चुनाव आयोग के सहारे शुरुआत हुई है 12 राज्यों में लगभग 51 करोड़ मतदाताओं को एसआईआर के जरिए दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के वोट छीनने की। मैं साफ कर दूं, कल हिम्मत नहीं पड़ी कि बता दें बिहार में कौन ये जो वोट थे, किस जाति, किस संप्रदाय, किस धर्म के थे। यही कोशिश होगी देश में, लेकिन विपक्ष भी एक है। हम अंबेडकर जी के, भारत के संविधान के दिए हुए कानून के मुताबिक वोटों के अधिकार की रक्षा करेंगे। इसके लिए हम सब एकजुट होकर वोट चोरी भाजपा को नहीं करने देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव पर जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा कि महागठबंधन इस बार जीतने जा रहा है। बिहार की जनता मौजूदा सरकार से दंग आ चुकी है। बिहार में भीषण बेरोजगारी है। राज्य की जनता बिहार में बदलाव लाना चाहती है और वो महागठबंधन की ओर बढ़ रही है। देखिए, स्वागत की बात इसमें इसलिए नहीं आती है क्योंकि अगर फेयर तरीके से होता तो अब तक नहीं जाता। कहीं भी दिख नहीं रहा है और बार बार इसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं, इसलिए हम लोग स्वागत नहीं कर सकते हैं। बिहार चुनाव होने वाले हैं, क्या देख रही है महागठबंधन का पोजीशन? देखिए, महागठबंधन तो जीतेगा इस बार, क्योंकि लोग ऊब चुके हैं वहाँ की सरकार से। बड़े बड़े वादे किए गए लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया। और बिहार में जो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, युवाओं में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है और जो शिक्षित युवा हैं उनकी बेरोजगारी और ज़्यादा वहाँ पर देखी जा रही है। उनके पास डिग्रियां हैं लेकिन नौकरी नहीं है। इसके लिए जो जनता है वो बदलाव चाहती है। हवाई बातों से अब वो बरगलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए उन्हें। वो धरातल पर देख रहे हैं विकास, और विकास के लिए अभी इंडिया गठबंधन की तरफ वो लोग आना चाह रहे हैं। बीजेपी कहना है कि जेएमएम सपोर्ट अभी भी महागठबंधन का कर रही है, जबकि महागठबंधन में जेएमएम को पूछा नहीं गया आपको सीट मिलेंगी, दी जाएंगी, लेकिन वो है कि महागठबंधन। देखिए, अगर बड़े उद्देश्यों को और लक्ष्यों को देखा जाए तो हम लोग एक नेशनल लेवल पर गठबंधन करते हैं और हर राज्य का अपना अपना समीकरण होता है। इस बात को वहाँ भी हम कई बार नेशनल मीटिंग्स में उपस्थित थे तो उसमें भी कहा गया कि नेशनल लेवल पर एक अलग समीकरण बनता है लेकिन हर स्टेट का अपना समीकरण होता है। कई बार एक ही परिवार में किसी चीज को लेकर आपस में अनबन होती है, बात नहीं बनती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े उद्देश्य को लेकर चलने वाले लोग आपस में फूट पैदा करें। दिल्ली में दिवाली के बाद से बिगड़ी हवा अभी भी खराब है। राजधानी में AQI 219 रिकॉर्ड किया गया, जो कि खतरनाक स्तर पर है। आज मौसम में सुबह शाम ठंडक रहेगी, जबकि IMD ने धुंध और हल्का बूंदाबांदी का भी अनुमान जताया है। लेकिन वायु प्रदूषण कम करने के लिए जो हवा का दबाव और बारिश आई उतना नहीं हो पा रहे, लिहाजा दिल्ली वालों को प्रदूषण से अभी भी राहत नहीं मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री का अनुमान है। साथ ही बादल छाए रहेंगे। हवा में प्रदूषण की मात्रा सांस के मरीजों की तकलीफ बढ़ा देगी। बीते 24 घंटे में एयर क्वालिटी इंडेक्स 219 पर पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी में माना जाता है। हवा को प्रदूषित करने वाले मुख्य कारक PM2.5 AQI 219 व PM10 AQI 158, वही NO2 18, SO2 4 और CO 6 का स्तर लगातार खतरनाक स्तर की ओर जा रहा है। इस वजह से नागरिकों को सांस लेने में दिक्कत और बच्चे बुजुर्गों को तकलीफ बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो तापमान गिरेगा, लेकिन प्रदूषण में कहीं कोई कमी नहीं हो रही है। साथ ही उधर दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्यों पर रोक लगाई है, जबकि 28 से 30 अक्टूबर तक आर्टिफिशियल बारिश का भी प्लान है, जिससे प्रदूषण का स्तर कुछ कम हो सके। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान सुबह 23 डिग्री रहा। हवाएं 6 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा चली, जबकि नमी का स्तर 78% के आसपास रहा। सुबह से धुंध छाई रहेगी, इससे विजिबिलिटी प्रभावित होगी। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ के चलते हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है।
राजधानी दिल्ली में इस बार छठ महापर्व का चौथा और अंतिम दिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। यमुना के घाटों पर हजारों श्रद्धालु एकत्र हुए और उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया गया। लेकिन इस धार्मिक माहौल के बीच आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच राजनीतिक जुबानी जंग तेज हो गई है। छठ पूजा और यमुना की सफाई को लेकर दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। जहां भाजपा सरकार अपने प्रयासों को सफल बता रही है, तो वहीं पर आपने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। सुनने में आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, सरकार की लीडरशिप बहुत एम्बैरेस्ड है दिल्ली की सरकार से, रेखा गुप्ता सरकार से, कि उन्होंने पूरा का पूरा प्लान चौपट कर दिया। उन्होंने जो फजीहत प्रधानमंत्री की कराई है, उससे लोगों को अब तमाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा दिए हुए आंकड़ों के ऊपर दोबारा से शक और दोबारा से बहस शुरू होती हुई दिख रही है। जीडीपी के आंकड़ों के ऊपर लंबी बहस चली थी कि आंकड़े सही हैं या गलत हैं, इन जीडीपी को नापने के तरीके सही हैं या गलत हैं। अब वो बहस दोबारा शुरू हो गई। बेरोजगारी के आंकड़ों के ऊपर भी बहस दोबारा शुरू हो गई कि ये जो सरकार आंकड़े बताती है उसमें तो सब कुछ ठीक लगता है, और हमारे शर्मा जी का लड़का भी बेरोजगार बैठा है, उधर गुप्ता जी का लड़का भी बेरोजगार बैठा है, उधर वर्मा जी की लड़की भी बेरोजगार बैठी है, और सरकार कह रही है कि रोजगार बहुत बढ़ रहा है। तो बेरोजगारी के आंकड़ों पर भी अब बड़ा सवालिया निशान आ गया। जो साहब खूब बम पटाखे चलवाए गए, ग्रीन क्रैकर्स की जगह साधारण क्रैकर्स इलीगल तौर पे पुलिस ने बिकवाए और चलवाए, साफ खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस का वायलेशन किया गया। और अगले दिन सरकार किया फर्जीवाड़ा देखिए कि AQI मॉनिटर सारी रात के लिए बंद करा दिए गए। पूरी दिवाली की रात AQI मॉनिटर्स बंद रहे। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि चुनाव आयोग का काम होता है चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना। इसमें सभी लोग बराबर होते हैं। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी लोकतंत्र का हिस्सा होते हैं। हमेशा ऐसा देखा गया कि चुनाव आयोग समेत अनेक संस्थाओं को देखा गया है कि वे विपक्ष की ओर से अपनी सहानुभूति रखते हैं। इसमें इन्होंने विपक्ष को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। सीधी सा बात है साहब, ये बिल्कुल एक तरीके से तानाशाही मानिए आप, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम होता है इलेक्शन प्रोसेस को चलाना, और उसमें सबकी एक बराबरी होती है। सिर्फ सरकार की नहीं, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, ये सब लोकतंत्र का हिस्सा होते हैं। बल्कि हमेशा से इलेक्शन कमीशन का या ऐसी संस्थाओं को देखा गया है कि विपक्ष की तरफ थोड़ा ज्यादा सहानुभूति रखते हैं, जो होनी चाहिए। अब आपने विपक्ष को बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। विपक्ष जो सबूत निकाल के लाया है कि आपके सारे सिस्टम्स फेल हो रहे हैं, उस पर आप कुछ बात नहीं कह रहे। यहां तक कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की चीजों पे सुप्रीम कोर्ट तक ने अपनी रोक लगा दी, उस पर भी आप कोई नहीं किसी की बात समझ रहे। तो ये क्या जिद और क्या हट है भाई, ये मुझे नहीं समझ में आता है। सही में अगर आप कर रहे होते तो ऐसा नहीं है कोई कि विपक्ष के जो दल हैं उनमें कोई तर्क नहीं है, उनमें कोई समझ नहीं है। अगर हमको लगता कि अच्छी तरीके से सिस्टम्स चेक हो रहे हैं तो सिस्टम चेक का आप सबूत दे सकते हैं। मैंने भी बहुत बार कोशिश की है नाम जुड़ने की, नाम कटने की, लेकिन अगर सामने से इलेक्शन कमीशन से या प्रशासन से तही तर्क आता है तो कोई भी हम हो, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, हम उस बात को, तर्क को समझते हैं। आप किसी को सेटिस्फाई कर नहीं पा रहे हो। ये दिख रहा है कि जहां भी SIR या जहां भी हस्तक्षेप होता है इलेक्शन कमीशन का, और अगर वोट बढ़ते हैं या वोट घटते हैं तो फायदा सीधे सीधे अगर किसी को होता है तो केवल रूलिंग पार्टी को होता है। तो ये क्या आप करते जा रहे हैं? क्या इलेक्शन कमीशन, पहले तो हम मानते थे कि एक एजेंट बन गया है भारतीय जनता पार्टी का, अब क्या आप सीधे सीधे संघ के मेंबर की तरह काम करोगे क्या? यूपी में भाजपा नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह के 10 मुस्लिम लड़कियां लाने के विवादित बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीएसपी की मुखिया मायावती ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे घृणित और संकीर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। केंद्र की रही भाजपा सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग करके मेरे ऊपर व मेरे माँ बाप, भाई बहन एवं अन्य रिश्ते नातों आदि के ऊपर भी अनेकों गलत एवं फर्जी केस
दर्ज करा के हम सभी को जबरदस्ती इनकम टैक्स व सीबीआई आदि के जंजाल में फंसाकर हमारी छवि को धूमिल करने का हर संभव पूरा प्रयास किया है। इसके साथ साथ आगे चलकर इन सब मामलों में केंद्र की रही कांग्रेसी सरकार ने भी हमें न्याय देने की बजाय बल्कि काफी उलझा दिया था और तब फिर हमें इन सब के विरुद्ध मान्य कोर्ट में भी जाना पड़ा है जहां हमें न्याय मिला है। इस प्रकार से ये सब भी हमें काफी कुछ झेलना पड़ा है, लेकिन ऐसे विकट व संघर्ष भरे हालातों में भी हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर यहाँ उत्तर प्रदेश में सन 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में अकेले ही ये चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी नीत महागठबंधन का घोषणा पत्र आज जारी होने वाला है, लेकिन तेजस्वी यादव मैनिफेस्टो रिलीज कर बिहार की जनता से वादे करने वाले हैं, जिसके आधार पर जनता इस चुनाव में अपना लीडर तय करेगी। सूत्रों की माने तो महागठबंधन के घोषणा पत्र में कई बड़े वादे होने वाले हैं। इनमें घर घर नौकरी का वादा, शराबबंदी कानून की समीक्षा, महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति माह समेत कई दावे शामिल हैं। रिलीज होगा देश ग्रैंड अलायंस का। देखिए, साफ बात है, हम लोगों के तरफ से सीएम का चेहरा भी घोषित है और आज हम लोग जो है बिहार के लिए हमारी क्या योजनाएं रहेंगी अगले 5 साल के लिए, यानी जिसको आप तेजस्वी प्रण पत्र भी कह सकते हैं, घोषणा पत्र जो हम लोग आज जो है जारी करेंगे। लेकिन हम तो चाहते हैं एनडीए की तरफ से कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और उनका घोषणा पत्र अब तक क्यों नहीं आया, उनका विजन क्या है, कैसे वो बिहार को आगे बढ़ाएंगे। अब तक जितनी योजनाएं लाई हैं इन्होंने नकल की है तेजस्वी की, तो इनके पास कुछ अपना करने को कहने को नहीं है बिहार के लोगों को। हम लोग विजन बता रहे हैं, रोड मैप बता रहे हैं, हम लोग क्लियर है कि बिहार को नंबर 1 बनाना है और वो लोग केवल गाली देने में, नेगेटिव पॉलिटिक्स, नकारात्मक पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री की भी भाषा सुनिएगा तो कोई फलदायक भाषा तो बोलते नहीं है, केवल नकारात्मक बातें बोलते हैं, लोगों पर झूठा इल्जाम लगाते हैं, यही काम कर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने महागठबंधन और आरजेडी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जानता है कि वो सत्ता में नहीं आने वाला है, इसीलिए झूठे वादे कर रहा है और जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। डिप्टी सीएम के लिए मुकेश सहनी का नाम दिया, क्या एनडीए की सरकार बनेगी तो कोई मुसलमान डिप्टी सीएम बनेगा? भाई, हम लोगों के ऊपर तो ये प्रश्न तब आएगा जब हम लोग डिप्टी सीएम की हम लोग बात कर रहे हैं। बात तो आप कर रहे हैं ना, एक तरफ आपने घोषणा की है एक डिप्टी सीएम की, हम लोग तो नहीं कर रहे ऐसी कोई घोषणा। हम लोग तो ये मानते हैं कि जब सत्ता में हम लोग आएंगे, हर किसी के सामर्थ्य के आधार पर हर किसी का रिप्रेजेंटेशन हो, इसके लिए हर दल प्रतिबद्ध है। हैविंग सेड दैट, आज की तारीख में जब आप सीने पे तमगे की तरह लगा के घूमते हैं मुसलमान और यादव MY समीकरण को, तो ऐसे में जब आप यादवों का जिक्र करते हैं तो पूरा यादव सिर्फ एक परिवार में सीमित होकर रह जाता है। इनको अपने परिवार के बाहर कोई दूसरा सक्षम, कोई सामर्थ्यवादी, कोई इनको दूसरा यादव इनको नहीं दिखता है। अगर आदरणीय लालू जी जेल जाएंगे तो उनकी अर्धांगिनी बनेंगी, अगर वो उनका नहीं रहेगा कार्यकाल तो उनकी अगली पीढ़ी में उनके सुपुत्री बनेंगे। मतलब यादवों में और कोई नहीं है पूरे प्रदेश भर में। और जब मुसलमानों की बात करेंगे तो उनको तो वो रिप्रेजेंटेशन भी ये लोग नहीं देंगे, क्योंकि मुसलमानों को इनको सिर्फ वोट बैंक बना के रखना है। ये सवाल आपसे इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि आप MY समीकरण की बात करते हैं। मेरे MY समीकरण में सांप्रदायिकता और जातीयता नहीं है। मेरे MY समीकरण में देश की नहीं दुनिया की आधी आबादी महिलाएं हैं, और Y समीकरण में बिहार की नहीं हमारे देश की सबसे बड़ी आबादी युवा है। सर, बट इंडिया गठबंधन में भी तो माइनॉरिटी को उतनी सीटें नहीं मिली। आपकी पार्टी ने 1 दी है, बीजेपी ने तो दी ही नहीं है, और जेडीयू ने 9 के लगभग शायद दिया। प्रभु, हमने कम से कम दी तो, क्योंकि इस गठबंधन के बारे में, एनडीए के बारे में कहा जाता है कि मुसलमान हम लोग को वोट नहीं करता, मुसलमान हम लोग के साथ, ये एक नैरेटिव सेड अनसेड वे में विपक्ष ने पूरी तरीके से स्थापित कर दिया कि मुसलमान हम लोग को वोट नहीं करता। उसके बावजूद, और अगर मेरे समर्पण पे अगर कोई उंगली उठाए तो 2005 आज से ठीक 20 साल पहले मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने पूरी पार्टी समाप्त कर दी।
बिहार विधानसभा चुनाव के बीच प्रदेश में जननायक शब्द को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। भाजपा समेत तमाम दल आरजेडी पर इस शब्द को लेकर हमला बोल रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि पटना में लगे पोस्टर में तेजस्वी यादव को जननायक बताया गया था। इस पर खुद आरजेडी नेताओं ने ऐतराज जताया है। वहीं पूरे मामले पर तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए। पोस्टर में जिनका ऊपर में है सभी जननायक, कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये लोग जननायक हैं। अब जनता क्या चाहती है? जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए। लालू जी भी जननायक थे, इन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने कहा। लालू जी तो थे ही, लेकिन लालू जी का राहुल गांधी पे और तेजस्वी जी के पे छत्र छाया है। छत्र छाया, एक मिनट रुकिए ना भाई, छत्र छाया हटा करके, जैसे मेरे ऊपर छत्र छाया नहीं है, हमारे ऊपर गरीब जनता का, बिहार की तमाम युवा का, नौजवान का छत्र छाया है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने बलबूते पे करके दिखाएंगे। राजस्थान के जयपुर में एक बार फिर से बड़ा हादसा सामने आया है। मजदूरों को लेकर जा रही एक प्राइवेट बस में अचानक आग लग गई। यह हादसा हाई टेंशन तार छूने के बाद हुआ। इस खौफनाक हादसे में करीब 12 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। ये जैसे मैंने अभी अधिकारियों से जानकारी ली है, ये दूसरे राज्य से लेबर थी, उसको लेकर ये बस आ रही थी जो ईंट भट्ठों पे काम करते हैं। उसके अंदर बताया जा रहा है कि ऊपर गैस सिलेंडर भी जो एलपीजी के थे वो भी रखे गए थे और उनमें से एक फटा भी है, ऐसी मेरे को जानकारी मिली है। और उसके अंदर बकरियां भी थी और बच्चे भी थे और सारे परिवार से ही सामान सहित उस बस में थे। ऐसा जानकारी हुई है कि हाई टेंशन लाइट के नीचे से गुजर रही थी जब यह हादसा हुआ है। तथ्यात्मक पूरी जानकारी हम ले रहे हैं। घायलों को अभी सभी अधिकारियों को कहकर घायलों का उपचार करने के लिए व्यवस्था हम कर रहे हैं। उनको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया है। 2 की कैजुअलिटी अभी बताई गई है कि 2 की उसमें मृत्यु हो गई है। निश्चित रूप से इस तरह की जो घटना हुई है इसके बारे में तथ्यात्मक जांच भी करवा रहे हैं और पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या खामियां थी और क्या क्या इसमें लापरवाही रही। इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर आपको बताएंगे। देखिए, मैंने अभी परसों के दिन चोमू में मैंने 3-4 गाड़ियों को मैंने वहां रोका और उनमें इतनी खामियां मिली कि उनमें भी 2 एलपीजी गैस के सिलेंडर भी मिले उन गाड़ियों में। और गाड़ी बिल्कुल अंदर का जो रास्ता है वो छोटा, बाकी वो 38 सीटर बस थी पासिंग और उसमें 48 सीटर बनाई गई थी, एडजस्ट भी उसमें नहीं थे। तो इस तरह की मैंने उसमें खामियां देखी। उस गाड़ी को हमने सीज करी और यात्रियों को हम सुव्यवस्थित तरीके से उनको भेजा भी है। तो इस तरह की हम सब अभियान चलाकर परिवहन विभाग काम कर रहा है। फिर भी कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं, क्योंकि जिस तरह से ये मॉडिफाई करके बसों को रखते हैं उसमें ये खामियां छोड़ते हैं। जब फिटनेस कराने के बाद में ये मॉडिफाई कराते हैं और अन्य जो भी गाड़ियां इस तरह की है उन पे अपन अभियान चलाकर इनके पूरा जांच कर रहे हैं कि इस तरह की अगर कोई अनियमितताएं बरत रही है कोई बस मालिक तो उसको सीज करे। अमेरिका और रूस के बीच चल रही रार थमने का नाम नहीं ले रही है। इसका असर भी दिखने लगा है। अहम बात यह है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के झगड़े का नुकसान 3 कंपनियों को हो रहा है। रूस की दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी लुकोइल ने कहा है कि वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचेगी। रिपोर्ट के मुताबिक लुकोइल ने कहा है कि परिसंपत्तियों को OFAC विंड डाउन लाइसेंस के तहत बेचा जा रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो कंपनी अपनी अंतर्राष्ट्रीय परिसंपत्तियों को बिना किसी रुकावट के संचालित करने के लिए लाइसेंस के आवेदन के विस्तार पर विचार कर सकती है। लुकोइल रूस की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी है। फरवरी 2022 से शुरू हुए यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए। इससे तेल कंपनियों को काफी घाटा हो रहा है। यही वजह से लुकोइल ने यह कदम उठाया है। ट्रंप ने लुकोइल और रोसनेफ्ट को बैन कर दिया था। ये दोनों कंपनियां रूस के 50% कच्चे तेल का उत्पादन करती हैं। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।